नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। जिस तरीके से 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर अटैक होता है इसराइल की तरफ से, करीब 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर प्लेन वहां पर जाकर बमबारी करते हैं और उसके बाद अरब जगत एक साथ सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आता है और लगता ऐसा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस हिसाब से मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बयानबाजी हुई, कुछ ऐसा ही अंदाजा था। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम अपने आप में अब एक नई दुनिया की तरफ इशारा करने लगी है। लोग अब उधर जाने लगे हैं, उस खबर के बारे में सोचने लगे हैं, और वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की साझेदारी वाली डील, रक्षा साझेदारी की, अगर एक देश पर कोई हमला करता है तीसरा, तो ये दोनों मिलकर वार करेंगे। हमारे साथ इमरान खान जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो सवाल यही सर सबके मन में है कि एक तरफ हम ये सोच रहे थे कि इसराइल पर कुछ बड़ा होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये दो देश मिलकर, जिनका अभी तक खोलकर कोई इसराइल के खिलाफ ऐसा नहीं देखने को मिला कि ये उस जंग में कूद सकते हैं, उनकी तरफ से ये साझेदारी किस तरफ इशारा करती है? मिडिल ईस्ट की भाषा में ही, उन्हीं की जबान में एक लफ्ज है मुनाफिकत, यानी अपने मुनाफे के लिए मुख्य जो लक्ष्य है उससे हट जाना और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देना, इसी को कहते हैं मुनाफिकत। और ये आज से नहीं, रसूलुल्लाह के ज़माने से चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। उस दौर में भी मुनाफिक काफ़ी थे, इस दौर में भी मुनाफिक काफ़ी हैं। आज जबकि इसराइल अरब देशों पर भी आक्रामक है, वो लगातार गजा पर कंट्रोल हासिल करने की मुहिम चलाए हुए हैं, ऐलानिया, बावजूद इसके अरब मुल्क कतर में बैठते हैं और बात करते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मुस्बत राह निकलेगी। बावजूद इसके कि ऐसा लगता है कि टर्की कोई एक्शन लेगा या सऊदी मिलकर कुछ करेंगे, पता चलता है कि पाकिस्तान और सऊदी ने एक डील कर ली है। क्यों? क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों को काउंटर किया जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके। अब आप चौंकें, असली सरप्राइज ये है। सरप्राइज ये नहीं है कि सऊदी और पाकिस्तान ने डील कर ली। सऊदी और पाकिस्तान के पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन मुनाफिकत यहां हुई है कि जो लोग गजा को बचाने के लिए इसराइल पर इस वक्त अपनी मिसाइलों से आक्रामक हैं, दावा करते हैं कि हम गजा के रखवाले हैं। हम भले ही ना कहें, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि हम गजा के रखवाले हैं। उन्हें खत्म करने के लिए किनके बीच में डील हो जाती है? सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? सऊदी का पैसा और पाकिस्तान के हथियार। पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की के बाद अगर हम देखें, हथियारों के मामले में थोड़ा सा स्ट्रांग है इस्लामिक दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे में उनके बीच डील हो जाती है, किनको खत्म करने के लिए? हूतियों को खत्म के लिए। इसी वक्त क्यों होती है? हूती तो 2014 से है। 14 में उन्होंने सना पर कंट्रोल किया, 2015 में इन्होंने सऊदी अरब ने इन पर चढ़ाई कर दी, 35 देशों का गठबंधन बनाकर। इसमें ये पाकिस्तान भी था, बल्कि पाकिस्तान पेश था, यानी पाकिस्तान नेतृत्व कर रहा था। ये सुन्नी मुल्कों का गठबंधन था। दिव्यांशु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, शिया अंसारुल्लाह जो है जैदी शिया, उनके खिलाफ, ठीक है। इन्होंने उनको बहुत कोशिश की खत्म करने की, तबाह करने की और राजधानी सना को छुड़ाने की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये गठबंधन टूट गया। लेकिन हूती 2015 से लेकर आज तक 2025 तक बने हुए हैं। हूतियों ने, उस वक्त वो एक संगठन थे, अपनी ताकत बनाई, अपने हथियार इकट्ठा किए, उनको ईरान का सपोर्ट मिलता है और ईरान इस बात को कहता भी है, इसमें कोई छुपाव की बात नहीं है, दबी बात नहीं है, और हूती भी इस बात को कहते हैं। उसके बाद उन्होंने ताकत इकट्ठा की और इस वक्त गजा को बचाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी मिल जाते हैं हूतियों को ख़त्म करने के लिए। तो ये गठबंधन हुआ है हूतियों को ख़त्म करने के लिए, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, कि कभी भी अंसारुल्लाह पर, यमन के हूतियों पर हमला हो सकता है। आप सोचिए, ऐसे वक्त में जबकि लड़ाई एक फैसलाकुन मोड़ पर जा रही थी, किस तरफ, और आपने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किस तरफ क्या कर दिया। इसी को कहते हैं मुनाफिकत। हो सकता है बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ से एतराज़ करें, लेकिन आप खुद सोचिए ना, क्या ये इस वक्त किया जाना चाहिए था? इस वक्त तो ये आवाज़ आनी चाहिए थी, जैसा हमें लग रहा था कतर पर हमले के बाद कि अरब मुल्क सब एक होंगे, साथ में 57 मुस्लिम कंट्रीज़ एक होंगी और कोई बड़ा और सख्त एक्शन लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है मेरे ख्याल से कि एक तरफ हूती जो लगातार लड़ रहे थे, बाकी के अरब देशों की तरफ से आपने लफ्ज़ सुने होंगे कि हम इसराइल की निंदा करते हैं, या फिर तलवारें निकाल लो, या फिर जो भी करो। ये तमाम जो चीज़ें थी वो दोहा में हमने सुना था, और उसके बाद हमने लाइव हिंदुस्तान पर आपको AI ट्रांसलेटेड वॉइस जो हिंदी में थी
तमाम राष्ट्राध्यक्षों के, जिन्होंने बहुत तरीके से अपने फायर ब्रांड तरीके से आप कह सकते फायर हो गए थे इसराइल पर, और इसके बाद ये लगा कि वो उनके लफ्ज कहीं ना कहीं अब रक्षात्मक तरीके पर भी निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग अभी तक गाजा के लिए कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हूती जिन्होंने परेशान कर रखा इतने दिनों से, कहीं ना कहीं अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ा था। अब उसके बाद उन्हीं को खत्म करने के लिए दो देश, पाकिस्तान और सऊदी अरब, जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये खड़े होते तो शायद इसराइल दबता, और उन्हीं के खिलाफ अब अभियान। जी, उसकी वजह भी है। देखिए, ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। अभी 12 दिनों की जंग के दौरान जो उसने इसराइल का हाल किया, उसे दुनिया ने खुद देखा। अलग अलग वेस्टर्न मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया, हमने भी दिखाया। आपने देखा कोने कोने पर ईरानी मिसाइलें इसराइल के थीं। तो इस ईरान की ताकत तो समझ में आ गई किसको? मिडिल ईस्ट को, अरब मुल्कों को समझ में आ गई। अब सऊदी ईरान के साथ तो जा नहीं सकता। सऊदी और ईरान एक अलग अलग ध्रुव हैं, देखा जाए तो इस्लामिक दुनिया के, इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और ईरान ताकतवर है, और ईरान का जो प्रभाव 12 दिनों की जंग के बाद पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ा है, जो दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं काउंटर तो करना ही था। अब सऊदी पसोपेश में कहां जाएं? टर्की की तरफ जा नहीं सकते, वो तो खुद अपने आप में खलीफा हैं, वो तो खुद सऊदी को दबा करके खलीफा बनना चाहते हैं। वो नेटो के मेंबर हैं, उनके पास तो अलग ही ताकत है। वो भले ही गजा के लिए कुछ ना करें, लेकिन उनके पास ताकत है। तो सऊदी को दिखता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसे सऊदी 1947 से ही पोस रहा है। जब ये पाकिस्तान बना था, क़याम पाकिस्तान हुआ था, उसके बाद से ही इन्होंने सऊदी पर इनकी निर्भरता बहुत रही है। मुस्लिम या इस्लामिक एक उम्मा के नाम पर सऊदी ने इनको खूब मदद की। उसी वक्त उसी दौर में सऊदी के पास भी पेट्रोल निकला था, पेट्रोल का पैसा था, फिर पेट्रो डॉलर शुरू हुआ उसके बाद, तो खूब पाकिस्तान को उनके तरफ से मदद रही। पाकिस्तान तो शुरू से कंगाल रहा है, इससे मांगना उससे मांगना, वहाँ तो आटा भी मांग कर खाया जाता है। बहरहाल, तो ये इनका शुरू से एक साथ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को थोड़ा सा हथियारों के मामले में यहाँ वहाँ के हथियार, चाइना के हथियार इकट्ठा करके स्ट्रॉन्ग कर लिया। पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसके जो रिटायर्ड जनरल कर्नल होते हैं, वो सभी ये सऊदी में, मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में, यूएई में, कतर में, ये सब वहाँ पर जाके ट्रेन करते हैं वहाँ की फौजों को। भले वहाँ की फौजें कुछ करने लायक होती नहीं है, सारा तो अमेरिका देखता है, सब कुछ अमेरिका संभालता है, पूरा डिफेंस उनका अमेरिका संभालता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोग वहाँ पे वहीं स्टे करते हैं, उनको सिखाते रहते हैं, और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता किसके लिए सिखाते हैं। वो यही जो आपस में जो इनकी जंग होती ना, या एक दूसरे के प्रॉक्सी से जो लोग लड़ते रहते हैं, उस काम के लिए ये पाकिस्तान वाले इनको ट्रेन करते हैं। तो सऊदी और पाकिस्तान का पुराना गठजोड़ है, इसलिए उन्होंने ये समझौता किया है। लेकिन उस समझौते की आप नियत देखिए, किसके लिए किया है? हूतियों के लिए, उस अंसारुल्लाह के लिए किया है, जो इस वक्त गजा के लिए हमलावर है। अरब दुनिया का वाहिद या एकमात्र देश यमन है जो ये दावा करता है कि हम गजा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब्दुल मलिक अल हूती खुद कहते हैं, ललकारते हुए कहते हैं अरब मुल्कों को कि अब तो जाग जाओ, इंसानियत और खुदा तुमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। जब गजा तबाह हो रहा था, मासूम बच्चे मर रहे थे, लोग भूख से बिलक कर दम तोड़ रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? ये आपसे पूछा जाएगा। अभी नहीं तो आखिरत में आपकी पकड़ होगी। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं। अब्दुल मलिक अल हूती के, उनके बार बीच बीच में पैगाम आते हैं जिसमें उन्होंने बहुत लानतें भेजी, बहुत ललकारा है। ऐसे वक्त में साथ किसका देना चाहिए था? पाकिस्तान और सऊदी को तो इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन जो गठजोड़ बना है वो हूतियों के खिलाफ बना है, उन्हें खत्म करने के लिए बना है। दोहा में जब ये बैठक चल रही थी, उस बीच यमन के जो निर्वासित राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी एक मैसेज आया, और उस मैसेज में उन्होंने हूतियों को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाने का काम किया था। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं, फ्रांस को भी ले लें हम, आप स्पेन को ले लें, कुछ और भी कंट्रीज, ब्रिटेन को ले लें, यहाँ तक इन लोगों की तरफ से इसराइल के साथ तमाम तरीके से जो डील थी उसको ख़त्म करने की बातें कही गई। इसके अलावा जो बाकी के देश हैं, तुर्की वगैरह को भी हमने देखा, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इसराइल के साथ डायरेक्ट फाइट में उतरे। कोई भी ऐसा नहीं हमने देखा। वो हूती हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उसके नाम पर, या फिर जो भी वो कह रहे हो कि हम इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने मरने तक लड़ते रहेंगे जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ तो कोई लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आप उसी को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। फिलहाल सवाल यह बनता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर पर जो हमला हुआ और अमेरिका की जो नीति रही, दोहरा रवैया रहा, उसको आप कह सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नहीं हमें पता था,
हमें जानकारी थी, लेकिन लेट लतीफ़ी की गई जानकारी देने में, या फिर कुछ ऐसा हो कि अमेरिका ही सऊदी और पाकिस्तान को करीब ला रहा हो? आपकी बात सही भी हो सकती है, आपकी बात सही भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिडिल ईस्ट के सभी अरब देश लगभग यमन को छोड़ करके, और पाकिस्तान खुद अमेरिका के खेमे में शुरू से रहे हैं, और वो भी बिना अमेरिका के कदम नहीं रखते। ओसामा बिन लादेन किसके यहाँ पकड़ में आया था? बिल्कुल, आप सब जानते हैं। तो जिनका खुद का किरदार इतना खराब हो, दुनिया का सबसे खूंखार दहशतगर्द जिनके यहाँ पाया गया हो, उनसे कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं की जा सकती, उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती। बहरहाल, तो आपका जो सवाल है, आपकी जो बात है, हो सकता है कि कोई और बड़ी ऊपरी ताकत जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये करवा रही हो, या कई बार तो चीज़ें ऐसा भी लगता है कि अमेरिका के हाथ से भी बाहर निकल गई। अभी जो कतर पर हमला हुआ, तो जिस तरह से अमेरिका और इसराइल का आपसी रवैया दिखा कि अमेरिका का कहना था हमें पता ही नहीं था, इसराइल का कहना था कि हमने इनको बता दिया था, ये झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, ये इस तरह के आरोप लगे, दुनिया ने देखा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को, ऐसा लगता है अरब मुल्कों को, उस पूरे खित्ते को अब इसराइल ही हैंडल कर रहा है, अमेरिका का भी उसमें शायद नहीं चल पा रही है, अमेरिका की भी नहीं चल पा रही, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा विश्लेषण करते हैं। तो हो सकता है कि कोई और ताकत, अब मेरा इशारा आप समझ जाइए, या इसराइल या अमेरिका या कोई और ताकत ये करवा रही हो, और पाकिस्तान और इस वक्त सऊदी ने करार कर लिया है। लेकिन बहुत सारे जानकार जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि इससे हूती तो लड़ ही रहे हैं, वो एक मोर्चे पे और आ जाएंगे अगर ये हमला होता है, कि जिसकी बहुत उम्मीदें बन रही हैं, हूतियों पर हमला हो सकता है। आप आगे आने वाले दिनों में देखें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि ईरान, अगर हूतियों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एक मोर्चे पर इसराइल जैसे देश के साथ इस वक्त उनकी लड़ाई जारी है, इसराइल ने अभी बीती रात हुदैदा एयरपोर्ट पर बमबारी भी की, उसके बाद हूतियों यानी यमन की तरफ से कहीं ना कहीं ये मांग की गई कि पूरी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए। हालांकि किसी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हूतियों पर कुछ इस तरीके से होता है तो ईरान आ सकता है। देखिए, ईरान का पूरा समर्थन माना जाता है अंसारुल्लाह को, और ईरान ये कहता है कि हम उन्हें नैतिक समर्थन देते हैं, बाकी वो खुद मुख्तार हैं, खुद संप्रभु राष्ट्र हैं, उनका कहना है, और वो उन्होंने खुद सरकार बनाई है, अपने नीतिगत फैसले वो खुद लेते हैं, रणनीतिक फैसले भी वो खुद लेते हैं। लेकिन हाँ, ये आरोप लगता है कि ईरान उसके पीछे है, ईरान की IRGC वहाँ पर ट्रेंड करती है, हूतियों को ईरानी हथियार वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आरोप लगता है। ईरान इसको नकारता है, लेकिन जो भी इसके पीछे, लेकिन दिख तो रहे हूतियों के हथियार इसराइल तक जाते हैं, वो चलें और न चलें, लेकिन दावा तो ये किया जाता है कि हमने इसराइल तक मिसाइलें मारी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान, अगर ऐसा कुछ होता है, हूतियों पर किसी तरह का हमला होता है जैसे 2015 में हुआ था, तो उन्हें ईरान का बैकअप मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो तो एक दूसरे को सेव करने से ही आप संभलेंगे। तो ईरान तो वैसे ही उलझ चुका है, 3 बार उलझ चुका है। अभी लास्ट जो 12 दिन की जंग हुई थी, उससे पहले ईरान ने 2 बार हमला किया था इसराइल पर। तो अब तो ईरान भी एक मोर्चे पे है, और बहुत सारे मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जो हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ते हैं वो बताते हैं कि जंग तो ईरान और इसराइल के बीच में भी खत्म नहीं हुई है, बस एक सीज फायर है, वो भी कुछ लिखित नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि जंग रोक दी गई, ये चल रही है अभी भी जंग, बस मोर्चा बदल गया है। तो इस वक्त मोर्चा जो है यमन से खुला हुआ है, ईरान वहाँ भी बैकअप में है, ऐसा आरोप लगता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर ईरान उनकी मदद के लिए आ जाए, अगर इन्होंने सब ने मिलकर उस पर, अंसारुल्लाह पर, यमन पर अटैक किया तो। ठीक है। बहरहाल एक और सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से, चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है भारत का, और दूसरी तरफ सऊदी, जो एक तरीके से पिछले कुछ सालों से हम रिश्ते देख रहे हैं, शुरुआत से भी रिश्ते अच्छे रहे हैं उसके साथ, तो ऐसा क्या कोई भारत की तरफ से भी स्टैंड लिया जा सकता है, या फिर कुछ इस पर, चूंकि हमने देखा कि किस तरीके से MA का जवाब आया कि हमें ये पहले से अंदेशा था इस बात की जानकारी भी थी हमें कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो देख रहे हैं आगे क्या क्या हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के लिए भी कोई प्लानिंग में हो कि इधर भी कुछ करे, क्योंकि अब अरब से भी वो सहयोग लेना चाहता हो, और बाकायदा कानून के तहत कि भाई हमने आपके साथ ये साइन कर रखा है, और हमारे साथ अगर इंडिया के साथ यानी कुछ उलझता है तो फिर सऊदी क्या कर सकता है इसमें कुछ? इसके लिए तो एक ही बात कही जा सकती है फिलहाल, आगे भारत सरकार इसको देखेगी और किस तरह का उसका रिएक्शन होता है आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन अब तो ये सऊदी को तय करना है कि उसे भारत के साथ किस तरह से रहना है। भारत ने हमेशा सऊदी का साथ दिया है। सऊदी और भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सऊदी में हैं, काम करते हैं। सऊदी की
अर्थव्यवस्था को चलाने में योगदान देते हैं, और सऊदी से भी भारत को एक बड़ा सपोर्ट रहता है। तो अब ये सऊदी को तय करना है कि उसे भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है। हम तो उम्मीद करेंगे कि सऊदी की हुकूमत जो है वो इस दिशा में बहुत सोचकर समझकर समझदारी से काम लेगी। भारत जैसा मजबूत पार्टनर, भारत जैसा मजबूत साथी और भरोसेमंद साथी को मुझे नहीं लगता कि सऊदी इतनी आसानी से छोड़ेगा। पाकिस्तान के साथ उनकी जो भी डील हो या जो भी ताल्लुकात हों, लेकिन भारत के साथ मुझे नहीं लगता कि सऊदी बहुत जल्दबाजी करेगा। भारत और सऊदी के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और हम तो मिडिल ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। आगे आने वाले दिनों में हम भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस सिलसिले में जरूर देखेंगे, उम्मीद है। एक अंतिम सवाल जो बाकी के लोग भी सोच रहे होंगे, जो लगातार मिडिल ईस्ट की खबरों को देख रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान एक तरफ जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में है, पीछे का खेल तो वही होता है असल में कि हम भी क्योंकि अमेरिका, इसराइल, ऑलरेडी इसराइल के पास न्यूक्लियर पावर हैं, हथियार हैं उसके पास, तो ईरान भी उसी दौर में, हालांकि ईरान कई बार ये कह चुका है कि हम ये नहीं चाहते कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाएं, हमारा केवल ये एक तरीके से मानवीय सहायता यानी मानवीय ऊर्जाओं की पूर्ति के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी को भी ये पता हो चुका हो कि अगर इस क्षेत्र में ईरान अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें, अमेरिका तो वैसे बढ़ने नहीं देगा सऊदी को न्यूक्लियर के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट रास्ता इनका एक तरीके से है कि डिस्टेंस भी हमें नहीं पूरा करना है और पाकिस्तान से हमें न्यूक्लियर पावर भी मिल सकता है, समर्थन भी मिल सकता है। हो सकता है। और वही मैंने आपको शुरू में जो बात कहा था कि सऊदी का पैसा और पाकिस्तान के हथियार, इससे ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में चीज़ों को बदलने की कोशिश करें या वहाँ पर उथल पुथल अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, क्योंकि सऊदी बहुत दिनों से कुछ अलग सोच रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि वो वहाँ पर एक इसराइल के साथ एक वो तो चल ही रही है खींचतान, लेकिन एक अंदरूनी खींचतान भी चल रही है सुप्रीमेसी को लेकर के, और सऊदी उसमें एक अपने आप में एक बड़ा किरदार है। तो वो ये पूरी कोशिश में होगा। हो सकता है कि टर्की को थोड़ा सा डोमिनेट करने के लिए सऊदी पाकिस्तान का साथ ले रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार है, मैन पावर है, फौज है उनके पास, और न्यूक्लियर पावर तो वो कहलाती है, फर्स्ट इस्लामिक देश है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है। तो इस वजह से भी सऊदी ने पाकिस्तान का साथ लिया होगा, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2015 में देखा ना, 35 देश है तो 2 ही देशों का गठबंधन हुआ है। हूतियों ने, ये तो इतिहास है ना, अब इसको तो आप नहीं नकार सकते, हूतियों ने 35 देशों के गठबंधन को जो है टूटने पर मजबूर कर दिया था, मजा चखा दिया था। तो आपको लगता है कि ये 2 उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे इस वक्त, जब वो सिर पर कफन ही बांध कर निकल चुके हैं, और उनका कहना है कि हमें अपने नुकसान की परवाह नहीं सिवाय गजा की। तो फिर आप सोच सकते हैं कि उनकी नीयत और नीति क्या होगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब्दुल रब मंसूर हादी जो यमन के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो पूर्व यमन जब अखंड यमन था, उसके प्रेसिडेंट सऊदी अरब से निर्वासित सरकार चला रहे हैं यमन के एक हिस्से की, इसलिए सऊदी उनको सपोर्ट करता है, और एक हिस्से पर राजधानी सना समेत एक जो बड़ा हिस्सा है उस पर अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल ये था कि आखिरकार दोहा में बैठक में जो कुछ हुआ कि मिसाइलें निकालो, तलवारें निकालो, और उसके बाद अपने ड्रोन, हथियार, वो जो भी कुछ है, सेना को बाहर करो और उन सबको कहो कि वो इसराइल के खिलाफ टूट पड़े। ये सब कुछ भाषणबाजी के बाद जब यमन की तरफ से फिलिस्तीन के लिए सब कुछ निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद एक खबर और आती है कि जो ये कह रहे थे कि तलवारें मिसाइलें तानो, वो असल में तलवारें मिसाइलें इसलिए तनवा रहे थे क्योंकि उनको सबसे पहले भिड़ना है। और किनसे? इसराइल से नहीं, उन्हीं से जिनसे उन्होंने ये सब निकलवाया है। सऊदी पाकिस्तान की जो भी डील हुई हो और जो भी आगे उनकी रणनीति हो, वो अहम सवाल है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष हैं, जो अभी तक जन्म नहीं लिए हैं, जो कोख में पल रहे हैं, वो भी बेमौत मारे जा रहे हैं। भूख से तड़पते हुए लोग गोलियां खाकर मर रहे हैं और अपनी अंतिम यात्रा पर चल रहे हैं, और जो शवों को लेकर अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं वो भी उसी के साथ मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या बाकी के अरब देश साथ आएंगे? इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ थे इमरान खान जी। आप सभी का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते। शुक्रिया।